चैप्टर 211। मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। हिम्मत है डॉट। वल्ली के मन में बदले की आग सुलग रही थी। उस दिन फरहानपुर के लालचंद का हथियार खाना में निया ने खुद को कमजोर दिखाकर उसकी अच्छी खासी किरकिरी कर दी थी। सबके सामने उसकी नाक कट गई थी। आज मौका मिला था तो वो हिसाब बराबर करना चाहता था। तुम वहीं रुक जाओ। वल्ली तेज कदमों से निशांत के भेस में खड़ी निया की तरफ बढ़ा। निया ने उसे देखा। चेहरा कुछ जाना पहचाना लगा, मगर याद नहीं आया कहाँ देखा है। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम हमारी ही एकेडमी के स्टूडेंट हो। वल्ली ने होंठ टेढ़े करते हुए कहा, आंखों में जलन साफ झलक रही थी। निया ने शांत स्वर में पूछा, क्या बात है? उसे अभी भी याद नहीं आया था कि ये वही बकबक करने वाला लड़का है। वल्ली हंसा, मगर उस हंसी में तंज था। सुना है बड़ा बढ़िया धनुष खरीदा है तुमने? जैसे ही उसने करम का जिक्र छेड़ा, निया को सब याद आ गया। वही दिन, वही दुकान, और यही बेवकूफ जो बिना रुके बोलता ही जा रहा था। पर आज ये उसे रोक क्यों रहा है? तो निया ने सपाट आवाज में कहा, उसे फालतू बातों में समय बर्बाद नहीं करना था। लाल क्लास भले ही उबाऊ लगे, मगर बुनियादी अभ्यास जरूरी था। उसे शूटिंग रेंज पहुंचना था। वल्ली ने जानबूझकर आवाज ऊंची कर दी। 3 मिलियन सोने के सिक्के उड़ाकर धनुष लिया है तो निकाल कर चलाओ भी, या घर में सजा के रखोगे? जैसे ही 3 मिलियन शब्द गूंजे, आसपास खड़े कई स्टूडेंट रुक गए। सबकी नजरें उस दुबले लड़के यानी निशांत के भेस में निया पर टिक गईं। फुसफुसाहट शुरू हो गई। निया ने चुपचाप वल्ली को देखा। उसे पहले ही अंदाजा था ये लड़का कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। वल्ली ने हाथ सीने पर बांध लिए, चेहरे पर घमंडी मुस्कान तैर रही थी। इतना बढ़िया धनुष है तुम्हारे पास, और तुम लाल क्लास में सड़ रहे हो। सच में तरस आता है। चलो, मैं तुम्हें मौका देता हूं। इस वीकेंड मुझे चुनौती दे दो। अगर जीत गए तो सीधे बैंगनी क्लास में आ जाना। उसने आखिरी शब्दों पर जोर दिया। चारों तरफ खड़े स्टूडेंट दंग रह गए। लाल क्लास का स्टूडेंट सीधे बैंगनी क्लास वाले को चुनौती दे? ये तो मजाक था। हर हफ्ते कुछ लोग ऊपर की क्लास में जाते थे, मगर एक एक सीढ़ी चढ़कर सबसे निचली क्लास से सीधे सबसे ऊंची। ये तो नामुमकिन जैसा था। और ऊपर से बैंगनी क्लास का स्टूडेंट खुद चुनौती दे रहा है। साफ था वल्ली उसे सबके सामने नीचा दिखाना चाहता था। अधिकतर स्टूडेंट लाल क्लास के ही थे। वो हैरान थे। ये नया लड़का आखिर कर क्या बैठा कि बैंगनी क्लास वाला उससे भिड़ने आ गया? यहां तो नियम साफ था। अगर रास्ते में बैंगनी क्लास का स्टूडेंट दिख जाए तो लाल क्लास वालों को साइड हो जाना चाहिए। वल्ली की आंखों में तिरस्कार चमक रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था, चाहे जितना पैसा हो, कूड़ा तो कूड़ा ही रहता है। इस शौर्य एकेडमी में दर्जा ताकत से मिलता है, और ये तो मेरे जूते उठाने लायक भी नहीं। उसे लगा आज वो सबके सामने इस लड़के को उसकी औकात दिखा देगा। उधर निया को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके धनुष खरीदने से किसी का दिल इस कदर जल गया है। उसने तो किसी को छेड़ा भी नहीं था। वो मन ही मन हंसी। मुसीबत खुद चलकर आती है और आईना देखे बिना दूसरों को आंकती है। चारों तरफ खामोशी छा गई। कई लोगों ने तो मन ही मन उसके लिए अफसोस भी कर लिया। तभी उस दुबले लड़के ने यानी निशांत के भेस में खड़ी निया ने ठुड्डी हल्की सी ऊपर उठाई। होठों पर टेढ़ी मुस्कान आई। आंखों में एक अजीब सी चमक कौंधी। मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करती हूं। उसकी आवाज धीमी थी,
मगर साफ और ठोस। एक पल को गलियारा जैसे जम गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो हाँ कह देगी। वल्ली की मुस्कान एक क्षण को थम गई, फिर और चौड़ी हो गई। उसे लगा शिकार खुद जाल में आ फंसा है। मगर किसी ने निया की आंखों में झांककर नहीं देखा था। वहां डर नहीं था, वहां तो तूफान उठ रहा था। और शायद इस वीकेंड होने वाला मुकाबला सिर्फ दो स्टूडेंट्स की टक्कर नहीं होगा, बल्कि तीरंदाज विभाग की नींव हिला देने वाली शुरुआत साबित होगा। क्योंकि असली खेल अभी शुरू ही हुआ था। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी। और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 212। देखते हैं सच में किसको डोट पछताना पड़ेगा। वो सच में मान गया। पास खड़े सारे स्टूडेंट एकदम सन्न रह गए। किसी को भी यकीन नहीं हुआ कि निया, जो इस वक्त निशांत के भेस में थी, वल्ली की खुली चुनौती को यूं ही स्वीकार कर लेगी। अरे इसका दिमाग ठीक है ना? कहीं ये सच में पागल तो नहीं? वल्ली हमारी ग्रुप का सबसे टैलेंटेड तीर धनुष वाला तीरंदाज है। खुद शतून जी ने उसकी तारीफ की है। और ये उसे ललकार रहा है। साल का सबसे बड़ा मजाक यही है। पहले साल के स्टूडेंट्स में वल्ली का नाम अच्छे से जाना जाता था। अगर पूरे तीरंदाज विभाग में यिशेन सबसे चर्चित नाम था, तो पहले साल में वल्ली सबसे तेज चमकता हुआ सितारा था। वो बैंगनी क्लास के होनहार स्टूडेंट्स में भी अलग ही नजर आता था। कुछ ही दिन पहले शतून जी, जो तीरंदाज विभाग के प्रमुख थे और जिनकी ताकत पूरे विभाग में सबसे ज्यादा मानी जाती थी, उन्होंने सबके सामने वल्ली की तारीफ की थी। पूरे विभाग में यिशेन के अलावा अगर किसी को शतून जी की खुली सराहना मिली थी, तो वो सिर्फ वल्ली था। इससे ही समझा जा सकता था कि तीरंदाजी में उसका हुनर कितना जबरदस्त था। अरे मजाक मत करो। इस लड़के का दिमाग घास चरने गया है। इसके पतले पतले हाथ पैर देखो। धनुष खींचना तो दूर, शायद सीधा पकड़ भी न पाए। लाल क्लास का स्टूडेंट बैंगनी क्लास वाले को ललकार रहा है। ये तो चमत्कार है। सबको यही लग रहा था कि निया का दिमाग खराब हो गया है, तभी तो उसने वल्ली की चुनौती मान ली। लाल क्लास का स्टूडेंट बैंगनी क्लास वाले को चुनौती दे, हिम्मत कहां से आई इसमें? इसलिए सबने एक ही नतीजा निकाला, ये लड़का पागल है। वल्ली खुद भी एक पल को चौंक गया। मगर अगले ही पल उसके होंठों पर हल्की, घमंडी मुस्कान तैर गई। उसे लगा, ये लड़का चाहता तो आराम से किनारा कर सकता था, पर बेवकूफी में खुद ही नरक के दरवाजे पर दस्तक दे आया। सिर्फ महंगा धनुष खरीद लेने से क्या कोई बड़ा तीरंदाज बन जाता है? वल्ली की नजर फौरन निया के मुलायम हाथों पर गई। न कोई घट्टे, न कोई सख्ती। जो सच में मेहनत करता है, उसके हाथों पर मेहनत की छाप साफ दिखती है। फिर उसने उसके पतले बाजुओं और हल्के डगमगाते कदमों को देखा। इन कमजोर बाहों से ताकतवर तीर चलाएगा, उसने मन ही मन हंसते हुए सोचा। अगर उसके सीने पर तीरंदाज विभाग का बैज ना लगा होता, तो वल्ली उसे तीरंदाज मानता भी नहीं। ऐसा लड़का उसे चुनौती दे रहा है। साफ था, अपनी औकात से ज्यादा सोच बैठा है। वल्ली ने ठुड्डी हल्की ऊपर उठाई, आंखों में तिरस्कार भरते हुए बोला, ठीक है। इस हफ्ते के आखिर में तीरंदाजी मैदान में मिलते हैं। उम्मीद है तुम मुकरोगे नहीं। उसके स्वर में पूरा भरोसा था। उसे यकीन था कि पहले साल में उससे ज्यादा हुनर किसी के पास नहीं। वरना शतून जी यूं सबके सामने उसकी तारीफ क्यों करते? वो मन ही मन खुद पर इतराता रहा। उसे क्या पता था, जिस छोटे से लड़के को वो नीची नजर से देख रहा है, वही असल में वो खास प्रतिभा है जिसे शतून जी ने नियम तोड़कर विभाग में जगह दी थी। निया ने हल्के से भौं उठाई। चारों तरफ की हंसी, तानों और वल्ली की अकड़ को उसने साफ महसूस किया। मगर उसके चेहरे पर बस हल्की सी मुस्कान थी। मैं समय पर पहुंच जाऊंगा, उसने बिल्कुल सहज स्वर में कहा, लड़के की तरह। इतना कहकर वो बिना पीछे देखे आगे बढ़ गई। पर उसके मन में एक लड़की की शांत, ठंडी आवाज गूंज रही थी। इस हफ्ते तुम्हें पछताना पड़ेगा, वल्ली। उस रात निया सीधे हॉस्टल नहीं लौटी। वो तीरंदाज विभाग की लाइब्रेरी में देर रात तक बैठी रही। जब पहरा देने वाले टीचर ने आखिरकार उसे बाहर जाने को कहा, तब जाकर वो उठी। लेकिन हॉस्टल नहीं। रात का अंधेरा घना हो चुका था। चांद आसमान में ऊंचा टंगा था।
बाकी सारे स्टूडेंट अपने कमरों में जा चुके थे। मिया चुपचाप कदमों से तीरंदाजी मैदान की तरफ बढ़ी। पूरा मैदान स्या अंधेरे में डूबा था। उसने आगे बढ़कर प्रकाश क्रिस्टल को छुआ। एक झटके में पूरा मैदान रोशनी से नहा उठा। सन्नाटा और गहरा हो गया। मिया ने धीरे से अपना धनुष उठाया। उसकी आंखों में अब शरारत नहीं, ठंडी दृढ़ता थी। और उसी शांत रात में पहली बार असली खेल शुरू होने वाला था। लेकिन सवाल यह है, जब वीकेंड आएगा तब रोशनी में खड़ा होगा कौन? और अंधेरे में डूबेगा कौन? आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी। और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 213 तीर की ताकत बढ़ाने की नई तरकीब। करम धनुष हाथ में लेकर निया ने तरकश से एक तीर निकाला। उसने गहरी सांस ली। सीना हल्का सा उठा, उंगलियां स्थिर, और तीर को धनुष की डोरी पर चढ़ा दिया। जालिम की भारी लेकिन शांत आवाज उसके मन में गूंजी। तेरी मुद्रा अब काफी ठीक हो गई है। ग्रेट मास्टर दुर्रानी जी के घर पर जो पहले उसकी देह जकड़ीज कड़ी सी थी, अब वैसी बात नहीं रही। कुछ ही बुनियादी अभ्यासों के बाद उसकी पकड़, उसका खड़ा होना, उसकी सांसों की लय सब बदल गया था। शुरुआती से इतने कम समय में इतनी तरक्की, उसका हुनर सच में डराने वाला था। निया के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। करीब 100 मीटर दूर रखा निशाना उसकी आंखों में साफ उतर आया। अगले ही पल फूंश, तीर हवा चीरता हुआ सीधा लक्ष्य के बीचों बीच जा धंसा। तीर ठीक बुलसाई में लगा, लेकिन उसे भेद नहीं पाया, बस धंसकर अटक गया। निया की भौं तन गई। ये तीर की वजह से है क्या? उसने मन ही मन सोचा। पिछली बार नतीजा अलग था। जालिम बिना देर किए बोला, जो ऐश आत्मा तीर तूने पहले चलाए थे, उनमें भले ही वो सबसे ऊंचे दर्जे के न थे, लेकिन हर एक पर गढ़ने वाले ने खास सील उकेरी थी। अभी जो तीर चलाया वो साधारण है, असर अलग होगा ही। ओह, तो ये फर्क था। मतलब जो 300 तुरप के आत्मा तीर उसने हथिया लिए थे, वो सच में खजाना थे। जालिम की आवाज अब थोड़ी सख्त हो गई। सच्चा तीरंदाज होना सिर्फ निशाने के बीच मार देने भर से नहीं होता। सामने दुश्मन भारी कवच में हो सकता है, या किसी जादुई ढाल से घिरा हुआ। तेरी अभी की ताकत उनकी रक्षा तोड़ने के लिए काफी नहीं है। सराहना जरूरी थी, लेकिन हकीकत जानना उससे भी ज्यादा। जालिम कभी मीठी बातों में उसे नहीं बहलाता था। सील वाले तीर ताकत दे सकते हैं, पर टॉप तीरंदाज बनने के लिए तुझे अपनी ताकत पर भरोसा करना होगा। धनुष तीर बस सहारा हैं। असली काबिलियत तब है जब साधारण तीर से भी तू घातक वार कर सके। ताकत निया की आंखों में सोच की गहराई उतर आई। सटीक निशाना तो बुनियाद है, लेकिन भीड़ में अलग दिखना है, तो उससे आगे बढ़ना होगा। उसने तरकश से 2 तीर निकाले, डोरी पर साथ चढ़ाए। होठों पर एक शरारती मुस्कान तैर गई। तो फिर ये देखो कैसा रहेगा। फूंश, पहला तीर निकला। जैसे ही वो हवा में बढ़ा, निया ने अपनी मानसिक शक्ति उससे जोड़ दी। उसकी रफ्तार, उसका रास्ता, सब उसकी पकड़ में था। अगले ही पल दूसरा तीर बिजली की तरह छोड़ा गया। दूसरा तीर पहले से भी तेज था। पहला अभी निशाने तक पहुंचा भी नहीं था कि दूसरा उसके ठीक पीछे जा पहुंचा। ठाक, दूसरे तीर ने पहले को जबरदस्त धक्का दिया।
और पल भर में पहला तीर रफ्तार पकड़कर लक्ष्य को आर पार भेद गया। लकड़ी का निशाना कांप उठा और उसके बीचों बीच साफ छेद हो गया। जालिम कुछ क्षणों के लिए सचमुच चुप रह गया। साधारण तीर, लेकिन पीछे से धकेलकर उसे भेदन की ताकत देना, ये खेल नहीं था। इतनी तेज उड़ते तीर को साफ देख पाना और उसके पहुंचने से पहले दूसरा तीर छोड़ देना। दुनिया में उंगलियों पर गिने जाने लायक लोग ही ऐसा कर सकते थे। कुछ पल बाद जालिम बोला, तूने दूसरे तीर में जादू भरा था। पहला तीर छोड़ते समय उसने डोरी को पहले ही पूरी ताकत तक खींचा था। ऐसे में दूसरा तीर पहले को पकड़ ले, ये लगभग नामुमकिन था। लेकिन निया ने कर दिखाया। उसकी सांसें हल्की हल्की चल रही थीं। उंगलियां अभी भी डोरी पर थीं। आंखों में चमक थी। चुनौती की। लेकिन क्या ये ताकत सच में आने वाली लड़ाइयों के लिए काफी होगी? या फिर मंथन ग्रह की इस शौर्य एकेडमी में कोई ऐसा भी है जो उसके इस खेल को पल भर में तोड़कर उसे असली मायने में लड़ाई का मतलब समझा दे? आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी। और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 214। दो भेष बदलते बदलते। परेशान निया। उस पल अंधेरे में उसने पहले ही अपना दिमाग लगा के उस ताकत की कमी को पूरा किया था। निया ने पहले अपनी मानसिक शक्ति से निशाने को जकड़ा, फिर दूसरे तीर में जादू भर दिया। उसकी उंगलियां इतनी तेजी से चली कि हवा तक ठिठक जाए। श्रापों की साधना से जो फुर्ती उसने पाई थी वही काम आई। दो रास्तों की साधना करने वाली निया जैसी लड़की के अलावा शायद ही कोई टॉप तीरधनुष वाला तीरंदाज ऐसा कारनामा कर पाता। मंथन ग्रह पर टॉप तीरंदाज तो वैसे ही गिने चुने थे, और जो इच्छाधीश के बराबर खड़े हों ऐसे तीरंदाज तो जैसे कहावत बन चुके थे, ऊंट के मुंह में जीरा। निया ने संतोष भरी नजर से अपने निशाने को देखा। होठों पर हल्की मुस्कान थी, आंखों में चमक। कैसा लगा? उसने मन ही मन जालिम से पूछा। जालिम की आवाज हमेशा की तरह शांत और भारी थी। बुरा नहीं है। उसकी आवाज में तारीफ कम ही सुनने को मिलती थी। निया अभी अभी तीरंदाजी की राह पर कदम रखी थी, और आज उसने काला जादू की खास कला को तीर में पिरो दिया। इस बार जालिम ने उसे जरा भी राह नहीं दिखाई थी। सब कुछ उसने अपने दम पर किया था। छोटी है, मगर दिमाग तेज है। जालिम मन ही मन मान गया। निया ने होंठ भींचे, आंखों में जिद उतर आई। इस हफ्ते के आखिर में उस वल्ली को असली शर्मिंदगी का मतलब समझा दूंगी। उसने सोचा था सबके सामने मुझे नीचा दिखाएगा। अब देखेगा किसकी किरकिरी होती है। चुनौती की तारीख में बस 2-3 दिन बचे थे। इन दिनों निया दो चेहरों के बीच आना जाना कर रही थी। कभी हर्बलिस्ट विभाग की सीधी सादी लड़के के भेष की लड़की, तो कभी तीरधनुष वाले तीरंदाज विभाग का लड़का निशांत। तन्मय निझूमी उसे पकड़ ही नहीं पाया। हर बार वो हाथ से फिसल जाती। उस शाम तन्मय निझूमी बिस्तर पर पसरा हुआ था। जैसे ही निया कमरे में दाखिल हुई, उसने करवट बदली और उसे घूरते हुए बोला, सुनो जरा, इन दिनों इतना गायब कहाँ रहते हो? हर दोपहर ढूंढता हूं तुम्हें, पूरा हर्बलिस्ट विभाग छान मारा, पर तुम मिलते ही नहीं। निया के कदम एक पल को थमे। अगर बता दूं कि तीरधनुष वाले तीरंदाज विभाग में छुपी रहती हूं, तो यही मेरा जीना हराम कर देगा। वो बाहर से बिल्कुल शांत रही। कहीं नहीं, बस काले शहर में घूमने चली जाती हूं। देखती हूं कोई काम की जड़ी बूटी मिल जाए तो।
काला शहर, तन्मय ने आंखें सिकोड़कर सोचा। कुछ दिन पहले उसने इसी बारे में पूछा भी था, पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। अचानक उसके चेहरे पर चमक आई। अरे हाँ, तुम मिले नहीं इन दिनों, पर एक मजेदार बात सुनने को मिली। निया ने ऐसे ही लापरवाही से पानी का गिलास उठाया। क्या बात? तन्मय ने पैर मोड़कर बैठते हुए कहा। तीरधनुष वाले तीरंदाज विभाग में पहले साल के लड़के बड़े उछल रहे हैं। कई चुनौतियां हो चुकी हैं। सुना है लाल क्लास का एक लड़का काले शहर, ब्लैक सिटी के लालचंद का हथियार खाना गया, और 3 लाख नहीं, पूरे 30 लाख नहीं, पूरा 30 लाख भी नहीं, पूरे 30 लाख भी नहीं, अरे नहीं, पूरे 30 लाख नहीं, पूरे 30 लाख भी नहीं, बल्कि पूरे 30 लाख से भी ऊपर। अरे सीधा 3 मिलियन सोने के सिक्के उड़ा दिए आधा बना धनुष खरीदने में। निया का हाथ गिलास पर जड़ हो गया। अरे भाई, वो फिजूल खर्च लाल क्लास का लड़का मैं ही हूं। तन्मय ने बात जारी रखी। सुना है वो लाल क्लास का है, और इस हफ्ते के आखिर में बैंगनी क्लास के किसी टॉप लड़के को चुनौती देगा। नीचे वाली क्लास का ऊपर वाली क्लास को ललकारना। बड़ा दिल चाहिए भाई। शुवा और उसके बदनसीब साथियों को छोड़ दो, कोई सोच भी नहीं सकता। निया ने गिलास होठों से लगाया, चेहरा बिल्कुल सीधा। फिर तन्मय ने ठुड्डी सहलाई। देखने चलोगे क्या? मैं तो देखना चाहता हूं 3 मिलियन सोने के सिक्कों का धनुष कैसा दिखता है। निया के होंठ फड़के। देखने जाऊं? अरे मैं ही तो कहानी की मुख्य किरदार हूं। चाहे तन्मय कितनी भी मनोहार करता रहा, निया का चेहरा वैसा ही रहा। दिलचस्पी नहीं है, तुम जाओ। बाहर से वो शांत थी, अंदर उसका दिल धक धक कर रहा था। 2 दिन बाद सिर्फ धनुष की कीमत नहीं, बल्कि असली काबिलियत का दाम भी सबके सामने तय होने वाला था। लेकिन क्या वल्ली सच में इतना आसान प्रतिद्वंदी था, या इस चुनौती के पीछे कोई और गहरी चाल छुपी थी जिसका अंदाजा अभी किसी को नहीं था? आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 215। मुकाबले का दिन आ ही गया। निया को उस मुकाबले में ज्यादा दिलचस्पी न लेते देख तन्मय निझूमी ने निशांत को अपने साथ चलने के लिए ज्यादा जोर नहीं दिया। ऊपर से देखने पर भले ही निशांत के हाथ पैर नाजुक और कमजोर लगते थे, लेकिन उसके शांत स्वभाव के पीछे इरादों का पत्थर छिपा था। वो अगर ठान ले कि कुछ नहीं करना, तो कोई कितना भी पीछे पड़े उससे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। अगली दोपहर तीर धनुष वाले तीरंदाज विभाग की कक्षाएं खत्म होते ही स्टूडेंट्स हमेशा की तरह खाने की तरफ नहीं भागे। आज सबके कदम अपने आप शूटिंग रेंज की तरफ मुड़ गए। छोटे छोटे झुंड बनाकर सब उसी दिशा में बढ़ रहे थे। हफ्ते का आखिरी दिन था, और इस दिन ट्रेनिंग ग्राउंड पर अक्सर चुनौती मुकाबले होते थे। जो स्टूडेंट्स रोजमर्रा की साधना से ऊब जाते थे, उनके लिए यही असली तमाशा था। कौन किसे हराएगा, किसकी इज्जत मिट्टी में मिलेगी, ऐसे नज़ारों के लिए सब बेचैन रहते थे। आज तीरंदाज विभाग की रेंज खचाखच भरी हुई थी। ज्यादातर लोग सिर्फ देखने आए थे। मुकाबला करने वालों की गिनती मुश्किल से 10 के आसपास थी। वल्ली पहले से ही वहां मौजूद था। उसके चारों ओर पहले साल के कई स्टूडेंट्स जमा थे। एक ने हंसते हुए पूछा, वल्ली, सच में तू उस कचरे से भिड़ेगा? इस हफ्ते उनकी चुनौती की खबर पहले साल के हर स्टूडेंट तक पहुंच चुकी थी। सबको उस बेखबर चुनौती देने वाले पर तरस आ रहा था। वल्ली ने ठुड्डी ऊंची कर ली। होठों पर घमंडी मुस्कान तैर गई। जब वो खुद मेरे सामने आने को तैयार है, तो मैं उसे मौका क्यों न दूं, उसने ढीठ अंदाज में कहा। दूसरा बोला, पर वो तेरे लायक है भी क्या? तेरे सामने तो टिक भी नहीं पाएगा। पहले साल के स्टूडेंट्स में कुछ ही ऐसे थे जो वल्ली की ताकत का मुकाबला कर सकते थे। घमंड उसमें कूट कूट कर भरा था।
लेकिन हुनर भी था, इसलिए कोई सीधे मुंह कुछ कह नहीं पाता था। तभी एक स्टूडेंट, जो हमेशा अंदर की खबरें लाता था, फुसफुसाया, सुना है, आज टीचर शतून जी भी आने वाले हैं। बस ये सुनना था कि सबकी आंखों में जलन उतर आई। अरे वाह, देखो तो सही, शतून जी तुझे कितना मानते हैं, वल्ली। जैसे ही सुना तू चुनौती में है, खुद देखने आ रहे हैं। तीरंदाज विभाग के प्रमुख शतून जी आमतौर पर स्टूडेंट्स के आपसी मुकाबले देखने नहीं आते थे, लेकिन आज वो अपवाद करने वाले थे, और सबको यकीन था ये सब वल्ली की वजह से है। एक और बोला, जब यिशेन ने हाल ही में अपनी चुनौतियां ली थी, तब तो शतून जी नहीं आए। लगता है तेरी धाक अलग ही है। वल्ली का सीना और चौड़ा हो गया। उसे खुद भी नहीं पता था कि शतून जी आएंगे, लेकिन अब जब खबर मिल गई थी, तो उसने मन ही मन ठान लिया, आज ऐसा खेल दिखाएगा कि सब दांतों तले उंगली दबा लें। बस एक डर था, कहीं उसका विरोधी बहुत ही कमजोर न निकले, वरना उसे अपने हुनर दिखाने का मौका ही नहीं मिलेगा। उसके मन में खुराफात जागी, कैसे उस शाहरुख खान को बेइज्जत करूं, कैसे मुकाबला थोड़ा लंबा खींचूं, ताकि शतून जी के सामने पूरा खेल दिखा सकूं। कुछ ही देर में ट्रेनिंग ग्राउंड पर सन्नाटा छा गया। शतून जी आ चुके थे। उनकी मौजूदगी भर से माहौल बदल गया। जो स्टूडेंट्स अभी तक शोर मचा रहे थे, तुरंत एक किनारे सलीके से खड़े हो गए। जिनकी आंखों में जोश था, वो भी संयमित हो गए। अगर जादूगरी विभाग के लिए बोयान एक आदर्श थे, तो तीर धनुष वाले तीरंदाज विभाग के लिए शतून जी भगवान समान थे। वल्ली तुरंत सीधा हो गया। चेहरे पर बनावटी विनम्रता लाकर वो आगे बढ़ा। टीचर शतून जी, आप आ गए, उसने झुककर आदर से कहा। शतून जी ने हल्का सा सिर हिलाया। उनकी निगाहें पूरे शूटिंग रेंज पर घूमीं, जैसे कुछ खोज रही हों। उन्हें दूसरे टीचरों से खबर मिली थी कि जिसे उन्होंने दबाव डालकर लाल क्लास में डलवाया था, उसी लड़के ने बैंगनी क्लास के वल्ली को चुनौती दे दी है। ये सुनकर उन्हें भी थोड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्हें उस लड़के की हल्की सी याद थी। थोड़ा उतावला जरूर था, पर हुनर में कच्चा नहीं। उनकी आंखों में एक पल को सोच की चमक उभरी। और ठीक उसी समय रेंज के प्रवेश द्वार पर एक दुबली सी आकृति दिखाई दी। निशांत, चेहरे पर वही शांत भाव, आंखों में अजीब सी ठंडक, कदम न मंद न तेज। किसी को अंदाजा भी नहीं था आज जो मुकाबला होने जा रहा है, वो सच में एक तरफा होगा। पर सवाल ये है, शिकार कौन बनेगा और शिकारी कौन निकलेगा? और जब पहला तीर छूटेगा, क्या वल्ली की मुस्कान कायम रहेगी या किसी और की आंखों में चमक भड़क उठेगी? आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 216 मैं उसे अपनी कामयाबी की सीधी बनाऊंगा। शाहरुच में हुनर तो था, लेकिन वो अभी बिल्कुल नया था। शौर्य एकेडमी के तीरंदाज विभाग में आए उसे हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ था, और ऊपर से सीधे लाल क्लास के वल्ली को ललकार दिया। शतून जी का मन कर रहा था उस नालायक लड़के को पकड़कर 2 झापड़ रसीद करें। हुनर अपनी जगह था, लेकिन वल्ली कोई मामूली नहीं था। शौर्य एकेडमी में दाखिला लेने से पहले ही उसने बरसों की कड़ी ट्रेनिंग झेली थी। ऐसे लड़के को यूं ही ललकार देना, ये तो हद ही थी। अगर शाहरुत अकादमी के हॉस्टल में रहता, तो शतून जी सच में उसके कमरे में घुसकर उसका सिर फोड़कर देखते कि अंदर चल क्या रहा है। लेकिन अफसोस, शाहरुत का तो अतापता ही नहीं था। उल्टा वल्ली खुद आकर उनसे आदाब कर गया और उन्हें मजबूरी में जवाब देना पड़ा। वक्त धीरे धीरे बीतता गया। मैदान में कई मुकाबले शुरू हो चुके थे, लेकिन शाहरुत का कहीं नामो निशान नहीं। वल्ली के चेहरे पर चिढ़ साफ झलक रही थी। असल में उसे फर्क नहीं पड़ता था कि शाहरुत आए या ना आए, नतीजा तो वही रहता, उसकी जीत। लेकिन आज आर्यन भी तमाशा देखने आया था। वल्ली चाहता था कि सबके सामने वो उस छोटे से लड़के को रौंद दे,
ताकि उसकी ताकत का डंका बजे। उसने दांत भींचते हुए मैदान के दरवाजे की तरफ देखा। कहीं डर के भाग तो नहीं गया वो कमीना। बाकी स्टूडेंट्स भी यही सोच रहे थे। सबने सुना था कि पहला साल पढ़ने वाला ये लड़का कितना बेखौफ है। लाल क्लास के तीर धनुष वाले तीरंदाज को चुनौती दे डाली, ऊपर से वो 3 मिलियन गोल्ड कॉइन वाला धनुष। हर कोई देखना चाहता था कि आखिर ये तमाशा क्या है। जब लगभग सबको यकीन हो गया कि शाहरुत मुकाबले से पीछे हट गया है, तभी दरवाजे पर एक नन्ही सी आकृति दिखाई दी। पतला दुबला बदन, लाल लंबा चोगा, पीठ पर काला विशाल धनुष। धनुष इतना बड़ा कि अगर सीधा खड़ा कर दे तो शायद उससे भी लंबा निकले। लोगों की नजरें एक पल को ठहर गई। वल्ली ने राहत की सांस ली। उसकी आंखों में एक तेज चमक उभरी। आ ही गया, सब कुछ अब उसके हिसाब से होगा। वो इस बेवकूफ को सीढ़ी बनाएगा और आज सबको दिखा देगा कि पहले साल के स्टूडेंट्स में असली टॉप कौन है। शतून जी ने आखिरकार उस सिरफिरे लड़के को देखा। उन्हें चुपके से माथे का पसीना पोंछना पड़ा। चेहरे पर ना डर, ना घबराहट, ना कोई झिझक। इतना शांत, क्या उसे अंदाजा भी है कि सामने कौन खड़ा है? शतून जी के दिल में डर था, कहीं अपनी औकात से बढ़कर चुनौती देने की वजह से वो बुरी तरह हार न जाए। ऐसी हार जो किसी नौजवान का आत्मविश्वास तोड़ दे। लेकिन अब दोनों मैदान में मौजूद थे। रोकने का कोई बहाना नहीं था। वे बस मन ही मन दुआ कर सकते थे कि लड़के का दिल इतना मजबूत हो कि हार सह सके। सच कहे तो मैदान में मौजूद एक भी इंसान को यकीन नहीं था कि शाहरुच वल्ली को हरा पाएगा। यहां तक कि शतून जी भी, जो उसके हुनर को मानते थे, दिल से यही सोच रहे थे, इतना बड़ा फर्क कैसे पाटेगा वो। और उसी वक्त मैदान के एक अंधेरे कोने में 4 बदनाम चेहरे खड़े थे। उनकी नजरें उसी छोटे से लाल चोगे वाले लड़के पर टिकी थी। फिर वे आपस में धीमे धीमे मुस्कुराए और उनकी बेशर्म फुसफुसाहट शुरू हो गई। उन्हें आखिर शाहरुत पर इतना भरोसा क्यों था? या फिर वे किसी और ही खेल की तैयारी में थे? अगले पल तीर चलेगा, लेकिन क्या निशाना सिर्फ लकड़ी का होगा, या आज किसी का घमंड भी आर पार होने वाला है? आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 217। लाल और बैंगनी के बिंच लगा दाव, आखिर जीतेगा कौन? और जैसे ही वो पास आया, क्या ये इतना छोटा बच्चा क्यों है? तन्मय निझूमी ने मुट्ठी भर खरबूजे के बीज उठाकर मुंह में ठूंस लिए। ऐसे चबा रहा था जैसे जड़ी बूटी विभाग का स्टूडेंट तीरंदाज विभाग की चुनौती देखने आ जाए तो कोई बड़ी बात ही न हो। उम्र तो इसकी निशांत के बराबर ही लगती है। पुजारी विभाग से चुपके से खिसक कर आया एक खास शख्स उस लड़के को घूरते हुए बोला। हाइट और बदन भी लगभग वैसा ही है। आर्यन ने आंखें सिकोड़कर गौर से देखा। अरे आर्यन, आज तुम्हारी भी तो चुनौती थी, यहां इतने जल्दी कैसे? खत्म कर चुका, उसने कंधे उचका दिए। तन्मय का मुंह खुला का खुला रह गया। जिस समय पर वो यहां पहुंचा था, उसका मतलब था कि आर्यन ने अपने सामने वाले को 3 मिनट भी नहीं दिए। आर्यन दीवार से बड़े सलीके से टिक गया। उसकी आंखें उस छोटे कद की जानी पहचानी आकृति पर जमी थीं। चेहरा छोड़ दें तो ये लड़का हमारे प्यारे निशांत से काफी मिलता है। अरे बकवास मत कर, तन्मय भड़क उठा, हमारा निशांत इससे ज्यादा ठीक ठाक दिखता है। आर्यन ने आंखें घुमा लीं। असल फर्क बस एक था, चेहरे पर एक काला तिल। उसके अलावा दोनों को भीड़ में देखो तो पलक झपकते भूल जाओ। वैसे निशांत अभी तक आया क्यों नहीं? आर्यन ने तन्मय को घूरा। दोनों एक ही हॉस्टल में रहते थे। उसे लगा कि तन्मय का उसे साथ न लाना तो अपराध जैसा है। तन्मय ने सिर खुजाया, थोड़ा झेंपते हुए बोला, आ जाए तो अच्छा है। पता नहीं इन दिनों क्या करता फिर रहा है। रोज दोपहर के खाने के बाद गायब हो जाता है। बड़ा रहस्यमयी बन रहा है। आर्यन की भौंह हल्की सिकुड़ी, पर उसने कुछ कहा नहीं।
उसके होठों के कोने पर जैसे कोई दबी हुई मुस्कान छिपी हो। खैर, वो सीधा हुआ और बाकी तीनों को देखा। जब तक कुछ खास हो नहीं रहा, क्यों न एक दाव लगा लें? तीनों की आवाज एक साथ निकली। किस पर? आर्यन ने ठुड्डी हल्की उठाकर इशारा किया। वो छोटी सी लाल चोगे वाली आकृति जो अभी अभी वल्ली के सामने जाकर खड़ी हुई थी। चलो ये तय करें, लाल क्लास का स्टूडेंट जीतेगा या बैंगनी क्लास वाला? पक्का? तन्मय की आंखें चमक उठीं। हाँ, बस बहुत दिन हो गए जुआ खेले। तन्मय उछल पड़ा, आज तो मजा आएगा। उसकी ऊंची आवाज आसपास खड़े स्टूडेंट्स के कानों तक पहुंच गई। जब लोगों ने देखा कि ये चारों, जो तीरंदाज विभाग से ताल्लुक ही नहीं रखते, मैदान में मौजूद हैं, तो कईयों के मुंह खुले रह गए। ऊपर से ये खुलेआम दाव की घोषणा कर रहे थे। क्या इन्हें झांकने का मतलब नहीं पता? ये यहां कर क्या रहे हैं? लेकिन जैसे ही दाव शब्द हवा में तैरा, नफरत की जगह लालच ने ले ली। सबको मालूम था कि मुकाबला वल्ली और उस नए लड़के के बीच है। क्या इसमें भी दाव लगाने की जरूरत थी? पैर की उंगलियों से भी अंदाजा लगाया जा सकता था कि कौन जीतेगा। जब नतीजा इतना साफ हो, तो जेब भरने का मौका क्यों छोड़ा जाए? जो स्टूडेंट्स पहले सिर्फ तमाशा देखने आए थे, अब जेब से बटुए निकालकर हवा में लहराने लगे। मैं वल्ली पर, पूरा दाव लाल क्लास पर। लाओ लाओ, नाम लिखो। चारों की आंखों में शरारती चमक थी। मैदान का माहौल अचानक शोर, ठहाकों और सिक्कों की खनक से भर गया। और ठीक उसी वक्त निशांत के भेस में खड़ी निया ने हल्की सी मुस्कान अपने होठों पर दबा ली। उसे पता था, आज यहां सिर्फ तीर नहीं चलने वाले, किसी का घमंड भी सीधा निशाने पर है। लेकिन सवाल यह है, जब पहला तीर छूटेगा तो गिरेगा कौन? लाल क्लास का अभिमान या सबकी उम्मीदों का हिसाब? अगले पल जो होने वाला था, वो इस शौर्य एकेडमी की कहानी बदल सकता था। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर ज़रूर भेजना। चैप्टर 218। 3 राउंड का मुकाबला शुरू। 99% स्टूडेंट्स ने अपना दाव वल्ली पर लगाया था। सिर्फ वही 4 दरिंदे जो खुद दाव चला रहे थे, चुपचाप अपनी थैलियां निया के नाम कर चुके थे। सबकी निगाहों के बीच शाहरुख के भेस में खड़ी निया वल्ली के सामने आकर रुकी। उसका छोटा सा कद, दुबली काया भीड़ में और भी नाजुक लग रही थी। दोनों के बीच ऐसा फर्क था कि किसी को भी जरा सा अंदाजा नहीं था कि ये लड़का जीत सकता है। वल्ली ने ठुड्डी ऊंची की, चेहरे पर घमंड टपक रहा था। हिम्मत तो है तुम में, जो आ ही गए। निशांत के रूप में खड़ी निया ने हल्की सी हंसी छोड़ी, पीठ से करम उतारकर हाथ में लिया, भौंह टेढ़ी की और सामने खड़े अकड़ू वल्ली को देखा। क्यों नहीं आता? उसकी आवाज शांत थी। फालतू की बात मत करो, सीधा बताओ, मुकाबला कैसे करना है? वल्ली का चेहरा तमतमा उठा। ये लड़का मौत के दरवाजे पर खड़ा है, और फिर भी इतना अकड़? उसका खून खौल गया। सीधी बात, 3 में से 2 जीतना होगा। उसने उंगलियां उठाकर गिनाई। पहला, स्थिर निशाना। दूसरा, चलता निशाना। तीसरा, मुकाबला तीरंदाजी। 3 में से 2 जीत गए, तो जीत तुम्हारी। उसके होंठ तिरछे हो गए। शायद इसे नियम भी नहीं पता होंगे। नादान कहीं का। ठीक है, निया ने बिना झिझक जवाब दिया। उसे अंदाजा था हर चरण में क्या होने वाला है। अच्छा, वल्ली ने सिर हिलाया, फिर मुड़कर शतून जी की तरफ देखा। जो घमंड अभी तक चेहरे पर था, वो अचानक आदर में बदल गया। टीचर शतून जी, उसने विनम्र स्वर में कहा, मैंने ये चुनौती स्वीकार तो की है, पर अपनी इच्छा से नहीं। निष्पक्षता के लिए आपसे निवेदन है कि आप इस मुकाबले के निर्णायक बन जाए।
लड़के के भेस में खड़ी निया ने मन ही मन ठंडी हंसी हंसी। अपनी इच्छा से नहीं। उसे साफ याद था रास्ता रोककर किसने किसे चुनौती दी थी। बात को पलटने में वल्ली उस्ताद था। शतूनजी ने पहले वल्ली को देखा, फिर उस छोटे से लड़के को। क्षण भर सोचा। ठीक है, उन्होंने शांत स्वर में कहा, लेकिन ध्यान रहे कोई हद पार नहीं करेगा। किसी को चोट नहीं लगनी चाहिए। चुनौती रोकना अब उनके बस में नहीं था। कम से कम वल्ली को संयम की याद तो दिला सकते थे। और वल्ली की छोटी सी चाल शतूनजी जैसे तेज दिमाग से कैसे छिपती, वो समझ गए थे। निर्णायक बनेंगे तो तीनों दौर तक रुकना पड़ेगा और वल्ली को अपनी कला दिखाने का पूरा समय मिल जाएगा। अरे, शतूनजी खुद निर्णायक बन गए। भीड़ में खड़े स्टूडेंट्स फुसफुसाने लगे। वल्ली की तो कितनी इज्जत है उनके दिल में। कईयों ने तो दूसरे टीचरों को बुलाया था, पर शतूनजी को कोई नहीं मना पाया। आज वो खुद मैदान में आए और ऊपर से अपवाद भी कर दिया। लोग हैरान थे। वल्ली की पकड़ आखिर कितनी मजबूत है। अब सबको यकीन हो गया, शतूनजी उसे खास मानते हैं, वरना इतना अपवाद यूं ही नहीं होता। किसी को इस मुकाबले में रोमांच की उम्मीद नहीं थी। ये तो जैसे वल्ली का निजी प्रदर्शन था। भीड़ में कई लोग निशांत के लिए चिंता में थे। किसी और को भी तो चुन सकता था, पर वल्ली को ही क्यों? धन्यवाद शतूनजी, वल्ली ने झुककर आदर से कहा। फिर मुड़कर निशांत को देखा। चेहरे पर फिर वही घमंड लौट आया। किस बात का इंतजार है? अभी शुरू करते हैं। निया के होंठ धीरे धीरे ऊपर उठे। एक चमकदार मुस्कान, आंखों में शरारती खतरनाक चमक। हाँ, उसने धनुष को हल्का सा घुमाया। शुरू करते हैं। भीड़ ने सांस रोक ली। सिक्कों की खनक थम गई। हवा जैसे भारी हो गई। एक तरफ सबकी उम्मीदें, दूसरी तरफ एक छोटी सी परछाई। पर असली सवाल ये नहीं था कि कौन जीतेगा। सवाल ये था, पहला तीर जब छोड़ा जाएगा तो किसका अभिमान सबसे पहले टूटेगा? और शायद इस चुनौती की शुरुआत ही शौर्य एकेडमी में किसी बड़े तूफान का संकेत थी, जिसकी आहट अभी किसी ने सुनी ही नहीं थी। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर ज़रूर भेजना। चैप्टर 219 सबको चौंका देने वाला नजारा। नाम से ही साफ था, पहला मुकाबला फिक्स टारगेट तीरंदाजी का था। वल्ली और निया, जो इस वक्त शाहरुख के भेस में थी, को करीब 100 मीटर दूर रखे एक स्थिर निशाने पर 10-10 तीर चलाने थे। जिसके ज्यादा तीर सीधे बीचों बीच लाल गोले में लगते, वही इस राउंड का विजेता माना जाता। ये मुकाबला तीर धनुष वाले तीरंदाज विभाग के स्टूडेंट्स के लिए सबसे जाना-पहचाना हिस्सा था। रोज की प्रैक्टिस में यही होता था। यहाँ कोई खास करतब नहीं, बस निशाने की सटीकता। लाल क्लास के स्टूडेंट भी 5-6 तीर तो आसानी से बीच में लगा लेते थे, लेकिन बैंगनी क्लास वालों के लिए नियम साफ था। 9 या उससे ज्यादा नहीं लगाए तो क्लास के स्तर पर खरे नहीं उतरते। मैदान के 2 छोर पर दोनों अपनी अपनी जगह खड़े हो गए। वल्ली के हाथ में एक घुमावदार लकड़ी का धनुष था, जो उसने लालचंद का हथियार खाना से खरीदा था। उसमें 5वें लेवल का जादुई कोर जड़ा हुआ था। भले ही बाजार का सबसे टॉप हथियार न हो, पर फिर भी काफी बढ़िया था। उधर निया के हाथ में पकड़ा करम बिल्कुल सादा था, इतना साधारण कि कई लोगों की नजर तो उस पर गई ही नहीं। 3 मिलियन सोने के सिक्कों वाली अफवाह के कारण बहुतों की निगाहें उसी पर टिकी थीं। पर जिसे देखकर वो हैरान थे, न उसमें कोई चमक, न कोई नक्काशी, न कोई जादुई कोर। पूरा का पूरा धनुष, नंगा और अधूरा। लोगों के चेहरे पर अविश्वास था। ये मजाक है क्या? अधूरा हथियार लेकर चैलेंज खेलने आ गया? जिन हथियारों में जादुई कोर लगे हों और जिनमें ना हों, उनकी ताकत में जमीन आसमान का फर्क होता है। वरना जादुई कोर इतने महंगे क्यों बिकते?
चाहे कर्म की कीमत कितनी भी हो। बिना कोर के वो बाकी हथियारों के सामने कुछ नहीं। सबको यही लगा, निशांत हारने ही वाला है, तो शायद सोच लिया हो। टूटा घड़ा और क्या टूटेगा। वल्ली ने तिरछी नजर से निया को देखा, फिर आगे बढ़कर उसने धनुष उठाया, सांस रोकी, कंधे सीधे किए, आंखें सिकोड़कर निशाने पर टिकाईं। तड़ाक, बिजली की तरह तीर हवा चीरता हुआ गया और पलक झपकते ही लाल गोले के ठीक बीच में धंस गया। वाह! चारों तरफ से दाद उठी। तीर धनुष वाले तीरंदाज विभाग के स्टूडेंट्स तो मानो मोहित हो गए। उसका खड़ा होना, धनुष थामने का तरीका, कलाई की पकड़, सब कुछ इतना सटीक कि जैसे शौर्य एकेडमी की पढ़ाई का जीता जागता उदाहरण हो। शतून जी भी कोई कमी नहीं निकाल पाए। उन्होंने हल्की सी सांस छोड़ी। बिल्कुल परफेक्ट। वल्ली ने लगातार 4 तीर छोड़े, चारों के चारों सीधे बीच में। तीर इतने पास पास धंसे थे कि एक ने दूसरे को छुआ तक नहीं। फिर 5वां, 6ठा और देखते ही देखते 10 तीर, सभी के सभी ठीक केंद्र में। पूरा स्कोर एकदम सटीक। दूसरी तरफ निया अब तक खड़ी थी, शांत, स्थिर। उसने एक भी तीर नहीं छोड़ा था। वल्ली ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा, चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। क्या हुआ? डर गया? उसने ताना मारा। उसे पहले ही खबर मिल चुकी थी। ये लड़का अभी इसी हफ्ते तीर धनुष वाले तीरंदाज विभाग में आया है। 7 दिन की क्लास भी पूरी नहीं की। ऐसे नए स्टूडेंट के लिए तो ये भी बड़ी बात होती कि तीर निशाने तक पहुंचे। बीच में लगना तो दूर की बात। निया ने भौं हल्की सी उठाई। उसकी उंगलियां करम पर कस गईं। उसने दाहिने हाथ से एक साथ कई तीर उठाए और सबको बराबर दूरी पर एक साथ धनुष की डोरी पर सजा दिया। मैदान में सन्नाटा छा गया। ये क्या कर रहा है? पागल हो गया क्या? किसी की समझ में नहीं आया। एक साथ इतने तीर चढ़ाने का मतलब? कुछ स्टूडेंट्स ने हंसना शुरू किया, कुछ के चेहरे पर दया थी। वल्ली ने भी आंखें सिकोड़ लीं। होठों पर तिरस्कार। उधर निया के अंदर की लड़की हल्का सा मुस्कुराई। तुम्हें लगता है खेल खत्म हो गया? उसकी आंखों में एक शरारती चमक कौंधी। हवा हल्की सी कांपी, करम की डोरी तनी, और अगला पल या तो इस मैदान की हंसी को चुप करा देगा या सबकी उम्मीदों को चूर कर देगा। आखिर जब एक साथ इतने तीर छूटेंगे तो निशाना सिर्फ लकड़ी का होगा या किसी का घमंड भी उसी के साथ बिखरेगा। आगे इस कहानी में क्या होगा जाने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 220। तूने चीटिंग की है। कहीं ये एक साथ 10 तीर छोड़ने वाला तो नहीं है? पागल हो गया है क्या? मैदान के दोनों तरफ खड़े स्टूडेंट दंग रह गए। हार पक्की दिख रही थी, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि इंसान खुद को यूं ही बर्बाद कर दे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि निया आखिर करना क्या चाह रही है। यहां तक कि शतून जी के माथे पर भी पसीना छलक आया। चारों तरफ से ताने, हंसी, फुसफुसाहट, लेकिन निया ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। उसने गहरी सांस ली, आसपास की हलचल को अपने भीतर समेट लिया। उसकी उंगलियां धनुष पर स्थिर थीं। अचानक उसके हाथ में पकड़ा करम हल्की बैंगनी रोशनी से चमक उठा। अब तक साधारण दिखने वाला वो धनुष जैसे जाग गया हो। स्वू! चांदी सी एक रेखा हवा को चीरती हुई निशाने की ओर लपकी। एक पल भी नहीं बीता था कि दूसरी चांदी सी रेखा पहली के पीछे पीछे बिजली की रफ्तार से दौड़ी। तीसरी, चौथी, 5वीं। इतनी तेज कि देखने वालों की आंखें झपक भी न पाईं। 10 तीर जैसे एक साथ निकले हों। उनके बीच का अंतर इतना कम था कि लगता था सब एक ही तीर बन गए हों। स्वू! 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 लगभग एक ही समय पर 10 साफ आवाजें पूरे तीरंदाजी मैदान में गूंज उठीं। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। किसी को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। जब आखिरी तीर निशाने में धंसा, तब सबकी नजरें कांपते हुए टारगेट की तरफ उठीं। करीब 100 मीटर दूर लगे निशाने पर 19 तीर गड़े हुए थे। सबकी सांसें अटक गईं। तीर एक सीधी आड़ी लाइन में लगे थे।
और लाल गोले को 2 बराबर हिस्सों में बांट रहे थे। 19 तीर। कैसे? किसी ने हकलाते हुए कहा। सबने अपनी आंखों से देखा था। निया के हाथ में सिर्फ 10 तीर थे। तो बाकी 9 कहां से आए? वल्ली की आंखें फटी रह गईं। उसके होंठ कांपने लगे। हर एक तीर सीधा बुलसाई पर था। सटीकता में वो उसके बराबर खड़ी थी। ये कैसे हो सकता है? तूने चीटिंग की है। वल्ली गुस्से से चीखा, आंखों में आग भरकर। 10 तीर थे, फिर 19 कैसे लगे? साफ धोखा है। निया ने भौं हल्की सी उठाई। साइड से उसे देखा। होठों पर हल्की तिरछी मुस्कान आई। मूर्ख। बस एक शब्द। और वल्ली का चेहरा तमतमा उठा। तू। वो गुस्से में उसकी तरफ बढ़ने ही वाला था कि तभी शतून जी की गंभीर आवाज गूंजी। इसने कोई चीटिंग नहीं की। इसने सिर्फ 10 ही तीर चलाए हैं। उनके चेहरे पर भी हैरानी थी, लेकिन आंखों में समझ की चमक साफ थी। वल्ली ने बोलना चाहा, लेकिन और कुछ मत कहो, शतून जी ने रोक दिया। जाकर शाहरुख का निशाना खुद देख लो, सब समझ आ जाएगा। जैसे ही उन्होंने कहा, एक तेज दिमाग वाला स्टूडेंट दौड़ता हुआ मैदान के आखिरी छोर तक गया और निशाने वाला बोर्ड निकाल लाया। उसका चेहरा अजीब सा पड़ गया था। बोर्ड सबके सामने रखा गया और भीड़ से एक साथ दबी हुई चीख निकली। पहले के 9 तीर ठीक बीच से 2 हिस्सों में चिरे हुए थे। हर नया तीर पुराने तीर को चीरता हुआ गया था। आखिरी तीर साबुत था, बिल्कुल केंद्र में। इसलिए वहां 19 तीर दिख रहे थे। 18 आधे तीर, एक सीधी रेखा में, और बीच में एक पूरा तीर। पूरा तीर धनुष वाला तीरंदाज विभाग सन्न रह गया। निया ने कोई धोखा नहीं किया था। उसने सिर्फ अपनी कला से 10 तीरों को 19 बना दिया था। उस एक कौशल ने पूरे विभाग में तूफान खड़ा कर दिया। वल्ली का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं। गर्व जो अभी तक उसके सीने में फूल रहा था, अब वहीं चकनाचूर पड़ा था। और निया, वो चुप खड़ी थी। चेहरे पर न ज्यादा खुशी न घमंड, बस आंखों में एक शांत आत्मविश्वास। लेकिन ये तो सिर्फ पहली बाजी थी। असली टक्कर अभी बाकी थी। और अगली परीक्षा में क्या निया वही चमत्कार दोहरा पाएगी, या वल्ली कोई नया दाव चलेगा? आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी। और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना।